अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग जो 2023 में तमाम प्रोविंसेस में सॉलिड पोर्शन से क्वेश्चन आए उनको डिस्कस करेंगे। बच्चे सबसे पहले हम लोग यूएचएस पंजाब की बात करते हैं। क्वेश्चन आया कि इन एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल्स विच प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बच्चे जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डायरेक्शंस के चेंज करने से चेंज हो जाती हैं। लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है, ये आप लोग ग्रेफाइट के केस में पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है ये पैरेलल टू द लेयर तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाती है। लेकिन अगर आप इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लेयर्स मूव करवाने की कोशिश करेंगे तो इनके रास्ते में लेयर्स आ जाती हैं जो कि एक्ट करती हैं एज अ हिंड्रेंस। तो परपेंडिकुलर टू द लेयर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पैरेलल टू द लेयर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाती हैं। इसी तरह से अगर थर्मल कंडक्टेंस की बात करें, लेट्स सपोज आपके पास इस तरह से जो है वो एटम मौजूद हैं और हीट को पास करवाना है, तो बच्चे हो सकता है कि हीट इस पाथवे के अंदर तो इजीली मूव कर जाए, लेकिन जब आप लोग इस पाथवे के अंदर मूव करवाने की कोशिश करेंगे तो उसके रास्ते में दूसरे एटम्स आएंगे जिसकी वजह से उसकी थर्मल कंडक्टेंस जो है वो इफेक्ट होगी। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है वो डायरेक्शंस के चेंज होने से चेंज होता है। बट बच्चे मोलर मास देखें, अगर ग्रेफाइट है तो चाहे पैरेलल टू द लेयर्स है चाहे परपेंडिकुलर टू द लेयर्स है वो कार्बन ही रहेगा और एक कार्बन का मास 12 ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग कहेंगे पैरेलल टू द लेयर्स कार्बन का मास है वो 12 है और परपेंडिकुलर टू द लेयर्स है वो इसका मास 6 हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है जी, कहते हैं इन मेटल्स वाई द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। पहली बात तो बच्चे ये है कि मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्शन की एबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? देखें बच्चे, जो मेटल्स हैं इनमें जो एटम्स होते हैं ये वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी शो करते हैं। मतलब जिस जगह के ऊपर ये होते हैं मेन पोजीशन से ये टू एंड फ्रो जो है वो मूव करते हैं। बच्चे, जब आप लोग इसको नीचे से हीट करेंगे तो हीट करने के ऊपर क्या होगा कि इनका वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो बढ़ जाएगा। अब लेट्स सपोज एक ये मॉलिक्यूल था और एक ये मॉलिक्यूल था, ये यहाँ तक वाइब्रेट करता था हीट करने से पहले और ये यहाँ तक वाइब्रेट करता था, तो इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान से पास कर जाता था और हम लोग कहते थे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। लेकिन बच्चे, जब आप लोग इसको हीट करेंगे तो अब इसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा और इसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा। अब इनके रास्ते में जो है वो इलेक्ट्रॉन एज अ हिंड्रेंस आएंगे और जब इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान एज अ हिंड्रेंस आएंगे तो इसके नतीजे में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो डिक्रीज़ होगी। तो हम लोग बोलेंगे कि मेटल आयन ऑसिलेशन जो है वो हिंडर करती है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को। इस वजह से जो है वो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। बच्चे, नेक्स्ट है कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वी ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेस्ट एनर्जी। अब लेटेस्ट एनर्जी हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? बच्चे याद रखें, लेटेस्ट एनर्जी हमें बताती है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। बच्चे, जितनी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी उस आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और जितनी आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी हम लोग बोलेंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल आयोनिक कंपाउंड होगा। जबकि बच्चे बीटा ऑप्शन के अंदर उन्होंने बताया कि इट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन द कोवलेंट मॉलिक्यूल। तो बच्चे, बॉन्डिंग के बारे में तो जो हमारे पास थ्योरी होती है वो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जितनी भी कोवलेंट बॉन्ड थ्योरीज होती हैं वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही होती हैं। इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटालिक कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास मेटालिक बॉन्डिंग के नाम से थ्योरीज मौजूद हैं। और इसी तरह से अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तो बच्चे इसमें MOT और VBT जैसी थ्योरीज इन्वॉल्व हैं जो कि इनके स्ट्रक्चर्स को जो है वो एक्सप्लेन कर रही होती हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि विच द फॉलोइंग सॉलिड हैव द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। बच्चे, मेटालिक बॉन्ड मेटल्स में पाया जाएगा, फॉस्फोरस और सल्फ़र तो नॉन मेटल्स हैं। हमें कैसे पता चलता है? याद रखें, जनरली ग्रुप 5A से लेकर ग्रुप 7A तक के जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर नॉन मेटल्स। अब फॉस्फोरस ग्रुप 5A से बिलोंग करता है, सल्फ़र ग्रुप 6A से बिलोंग करता है, तो ये तो नॉन मेटल्स हैं। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मेटालिक बॉन्ड के फॉर्म में मौजूद नहीं है। बच्चे, पोटाशियम भी मेटल है और कैल्शियम भी मेटल है, लेकिन मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है डिपेंड्स अपॉन द चार्ज डेंसिटी। अब जो चार्ज डेंसिटी होती है ये रिलेट करती है चार्ज ओवर साइज़ के साथ। बच्चे, अगर कैल्शियम की बात करें इसका चार्ज +2 होता है, ज़्यादा है, और अगर चार्ज ज़्यादा है तो चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। और अगर साइज़ की बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, चूँकि ये पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग इनका कंपैरिजन करते हैं तो पीरियड में ये राइट साइड के ऊपर मौजूद होते हैं तो इनका साइज़ भी कम होता है, और अगर साइज़ कम होगा तो इसकी चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से बच्चे कैल्शियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से हम लोग बोलेंगे कि इसमें जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी। सिन का पेपर डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द कोवलेंट क्रिस्टल।
बच्चे NaCl एक आयनिक क्रिस्टल है, MgBr2 अगेन एक आयनिक क्रिस्टल है, और KIB हमारे पास एक आयनिक क्रिस्टल है, जबकि डायमंड SH एग्जाम्पल है। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन डेल्टा आएगा। द नेचर ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द मॉलिकुलर क्रिस्टल्स। बच्चे मॉलिकुलर क्रिस्टल्स सॉफ्ट होते हैं, इनमें सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट आर वन डर वाल फोर्सेज वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखें जी, कहते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री एक्सेप्ट। बच्चे इसको मैंने सीटो रहमत से बताया हुआ है। इसके रिलेटेड डिटेल के साथ मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट की एक निमोनिक है, जिसकी मदद से आप लोग इसको सीखते हैं कि किस में एंगल कितने होते हैं और इनमें जो एक्सिस हैं वो किस तरह से हम लोग इनको इक्वेट करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास तमाम में जो है वो अल्फ़ा और बीटा और गामा जो है वो आपस में बराबर है और 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं एक्सेप्ट रोम्बोहेड्रल। तो पहले जो तीन हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, इनके अंदर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गामा, और ये सारे के सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये तो हमारे पास इस चीज़ को फॉलो करती हैं, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन सिर्फ जो रोम्बोहेड्रल है वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करती। नेक्स्ट है जी, कहते हैं क्रिस्टल्स हैविंग द ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम इज़। बच्चे ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम इनमें से मौजूद है BSO4 के अंदर। ये आपकी बुक के अंदर टेबल बना हुआ है जहाँ से आप लोग इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम लोग जिंक ऑक्साइड की बात करें तो इसके रिलेटेड भी लिखा है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है। इसी तरह से अगर हम लोग K2Cr2O7 की बात करते हैं तो बच्चे इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 है। कहता है कि हमारे पास विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। अल्फा ऑप्शन में कहता है कि ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। तो बच्चे यही राइट ऑप्शन है और इसी बेस के ऊपर हम लोग बोलते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज़ 6। हालांकि बच्चे इसमें बीटा ऑप्शन भी ठीक है, बट नम्स वाले ने जो की दी उसने मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन जो है वो अल्फ़ा को सिलेक्ट किया। हालांकि बीटा ऑप्शन के अंदर भी ऐसा चीज़ कोई मिस्टेक नहीं है कि क्रिस्टल जो है, वैसे इसका यूनिट सेल के बारे में मोर स्पेसिफिकली बात करता है तो हम लोग कहते हैं कि यूनिट सेल का जो स्ट्रक्चर है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। हो सकता है इस वजह से इसने इसको राइट ऑप्शन के तौर पे कंसीडर ना किया हो, जबकि राइट ऑप्शन अल्फ़ा बिल्कुल 100% ठीक है। इसके अंदर किसी भी किस्म का डाउट जो है वो मौजूद नहीं है। अब डेल्टा बहुत सारे बच्चों ने लगाया हुआ होगा कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयन। बच्चे वो आयनिक बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड इज़ नॉट एन इंटरमॉलिकुलर फोर्स, वो इंट्रामॉलिकुलर फोर्स होती है। इस वजह से ये वाली ऑप्शन गलत है। फिर देखें द ग्रेटर लैटिस एनर्जी शोन बाय। बच्चे लैटिस एनर्जी चार्ज टू साइज रेशियो के साथ रिलेट करती है। अब देखें यहाँ पर सभी के अंदर सोडियम तो कॉमन है, मैं सोडियम को इग्नोर करता हूँ। पीछे बचा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सारे के सारे हैलोजेंस हैं, इनका जो चार्ज होता है वो -1 होता है। मैं चार्ज को भी इग्नोर करता हूँ, साइज़ की बात करते हैं। आपने ग्रेटर लैटिस एनर्जी बतानी है तो लैटिस एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जिसका साइज़ कम होगा। और हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन टॉप टू बॉटम जब हम लोग मूव करते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है। जब साइज़ इंक्रीज़ होता है तो मीन टू से जो सबसे ऊपर एलिमेंट मौजूद होगा इसका साइज़ कम है, और अगर इसका साइज़ कम है तो इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो NaF आ जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज़ ड्यू टू, ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी जो है मेटल्स, अब इनके अंदर जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव होते हैं, तो इस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इज़, अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर 6 ऑप्शन को ढूंढते रहे। बच्चे याद रखें स्ट्रक्चर वाइज कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाता है। अगर वो आपसे पूछे कि NaCl के अंदर व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम, तो बच्चे आपका आंसर होगा 6। वो अगर आपसे सिंपल पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम, वो आपसे ये नहीं कह रहा कि NaCl के अंदर बताएं, NaF के अंदर बताएं, फ्ला के अंदर बताएं, कुछ नहीं पूछ रहा। बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम जब वो पूछ रहा है तो इट मीन वो आपसे मेटेलिक सोडियम की बात कर रहा है। और बच्चे ये फैक्ट है, मे भी आप लोगों को पहले ना पता हो, लेकिन जो मेटेलिक सोडियम होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, और अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इसका स्ट्रक्चर है तो उस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है। तो बच्चे ये हमारे पास सॉलिड पोर्शन के क्वेश्चन हैं जो कि 2023 में तमाम के तमाम प्रोविंसेस के अंदर पूछे गए। स्टिल एनी कन्फ्यूजन तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।